केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग एक नई टाइप की रिएक्शन देखने वाला है। अगेन इक्विलिब्रियम ये थर्मोडायनेमिक्स का ही एक्सटेंशन है, ऐसे समझ सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को रिएक्शन के बारे में क्या पता चलता है? थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को रिएक्शन के बारे में क्या पता मतलब बताता है? ओके, चेंज इन एनर्जी, ओके, वो एक बताता है, एंथैल्पी चेंज। और क्या बताता है मेन चीज? हाँ, इफ इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कौन बताते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? फिर बाद में आता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, समझ में आ रहा है? जैसे HCl प्लस NaOH, ये क्या देता है? अरे HCl प्लस NaOH, सब जन ध्यान देंगे बे। HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस वाटर। ओके, इसमें कितना टाइम लगता है? बहुत फास्ट होती है, समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन हो जाती है, तो इट इज अ फास्ट रिएक्शन। एंड उसी बदले अगर मैं Fe प्लस O2 लूँ तो Fe प्लस O2 गिव्स अस Fe2O3। अरे पढ़ा होगा ना बे, Fe2O3 क्या रहते हैं? रस्टिंग। ओके, उसमें कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। तो ये स्पीड हो गई, कुछ रिएक्शन स्लो होती है, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी होगी। अब इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, अगर मैं दो एग्जांपल्स दूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हेडिंग आएगी, चलो मैं हेडिंग दो लिख देता हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग है इररिवर्सिबल रिएक्शन, रिमोट यहाँ पे रखना। एंड सेकंड है, मैम रिमोट यहाँ पे मैम रिमोट इकडेच ठेवून द्या ना। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये दो टाइप्स हैं। अब इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, सॉरी इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस वाटर। समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्शन सिर्फ कौन से डायरेक्शन में होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। HCl और NaOH इनको मिक्स करेंगे तो NaCl प्लस H2 मिलता है। अगर मैं पानी में NaCl ऐड करूं तो रिएक्शन उल्टी जाती है क्या? नहीं जाती। तो इफ आई एम मिक्सिंग NaCl प्लस वाटर, कैन आई गेट HCl प्लस NaOH? ये समझ में रिएक्शन सबको समझ में आती है। यहाँ पे HOH वाटर बन के निकल गए, Na एंड Cl NaCl बनाएंगे। तो ये सेम अगर मैं उल्टा करूँ तो मुझे HCl और वाटर मिलेगा क्या? नहीं मिलता। तो रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हेन रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज कॉल्ड एज इररिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? ओके, अब उसी बदले दूसरी रिएक्शन कौन सी है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें एग्जांपल, अगर मेरे पास PCl3 गैस है एंड इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ Cl2 गैस, बताओ भाई PCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा? PCl5 बनेगा। ओके, तो इट गिव्स अस PCl5 गैस, ठीक है। एंड वैसे ही अगर मैं PCl5 गैस से स्टार्ट करूँ, देन आई कैन गेट PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं PCl3 एंड Cl2 इनको मिक्स करूँ तो PCl5 मिलेगा। अगर मैं PCl5 लूँ तो मुझे PCl3 एंड Cl2 ये दोनों मिलेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों रिएक्शन डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो PCl5 गैस कैन गिव अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और एल्स PCl3 प्लस Cl2 गिव्स अस PCl5 गैस। समझ में आ रही है? दोनों डायरेक्शन में हो सकती है।
तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? सुनो, अभी तक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, मतलब हम लोगों ने कभी ऐसे दोनों एरोस बनाए हैं क्या? नहीं। तो अभी तक हम लोग इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? रिवर्सिबल। ये समझ में आ रहा है सबसे पहले? ओके, लिख दो ये। अब इन दोनों में जरा ग्राफ्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक सिंपल सी हम लोग पकड़ रहे हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट आर है जो कि अपने को प्रोडक्ट पी दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। समझ में आ रहा है? अब चलो बताओ, इनिशियली कौन ज़्यादा रहेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट हम लोग लेंगे, एंड इनिशियली प्रोडक्ट कितना रहेगा? 0, क्योंकि रिएक्शन हो नहीं रही थी। अब रिएक्शन होने लग गई, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, ओके। तो ये पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बाद में धीरे धीरे ये क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, एंड फिर बाद में वो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी बदले प्रोडक्ट, इनिशियली प्रोडक्ट कितना था, फिर बाद में धीरे धीरे ये बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो ग्राफ्स है, एक ऐसे जाने वाला, इसमें भी बढ़ रहा है, एंड एक ऐसे जाने वाला, इसमें भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? विच ग्राफ इज करेक्ट, ग्राफ 1 या ग्राफ 2? सोच के बताओ, विच ग्राफ इज करेक्ट, ग्राफ 1 या ग्राफ 2? चलो हैंड रेस करेंगे। ग्राफ 1 के लिए हैंड रेस करो। किस किस को ग्राफ 1 लग रहा है? किस किस को ग्राफ 2 लग रहा है? ओके, ग्राफ 2 वाला ज़्यादा है। क्यों ग्राफ 2? क्यों? हाँ, सही बोले। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब ये बढ़ेगा तो ये ऐसे इनफाइनाइटली बढ़ते जाएगा क्या भाई? इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही जाएगा? नहीं, किधर तो जाके रुकेगा ना। कहाँ पे रुकेगा? जहाँ पे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। अरे समझ पा रहे हो कुछ? तो ये खत्म भी होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा? जितना अपने पास रिएक्टेंट था, एंड विल गो लाइक दिस। रिएक्टेंट जितना है उधर तक जाएगा, उसके ऊपर जा सकता है क्या? तो विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड वन इज करेक्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन। दूसरी बात, रिएक्टेंट जितने तेजी से कम होगा उतने तेजी से प्रोडक्ट बढ़ेगा। पहले वाले ग्राफ में कैसे हो रहा था? प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था। अरे समझ में आया? रिएक्टेंट एकदम तेजी से कम हो रहा है बट प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये करेक्ट है क्या? ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम होना चाहिए। एक सेम तरीके से गिरेगा तो दूसरा सेम तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कौन सी लाइन रिएक्टेंट की है, कौन सी लाइन प्रोडक्ट की है? बताओ, ग्रीन वाली लाइन किसकी है? प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज वो बढ़ रहा है, एरोज ऐसे दिए रहेंगे। एंड दूसरी रेड वाली लाइन किसकी है? रिएक्टेंट की है। क्यों? बिकॉज वो कम हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? ओके, लिख दो। दूसरा ग्राफ आता है रेट वर्सेस टाइम का। ध्यान देंगे, इसमें दो टाइप के रेट आते हैं। एक रहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरा रहता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, ये हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब ये जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाली है क्या? नहीं। इसमें समझ में आ रहा है इतना? ओके, तो रिवर्स में जो रिएक्शन जाती ही नहीं है उसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना होगा? 0। ये पीछे जा ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो इसमें जब तुम लोगों को ग्राफ आएगा तो एक ऐसे लाइन रहेगी जो कि ऐसे एकदम ओरिजिन को 0 को टच की रहेगी। वो किसकी है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो,
इनिशियल रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था या बहुत कम था? बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी या बहुत स्लो होगी? फास्ट होगी। समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ जिसमें मैं जिंक प्लस HCl इनको मिक्स कर रहा हूँ लेटर से। समझ में आ रहा है? मैंने दो कंडीशन ली, एक ली जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और दूसरा जिसमें डाइल्यूटेड। डाइल्यूट मतलब HCl कम है, कॉन्क मतलब HCl बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ओके, किस में रिएक्शन फास्ट होगी? कॉन्क में होगी। क्यों? बिकॉज वहां पे HCl बहुत ज्यादा है, वो जिंक के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है। वैसे ही रिएक्शन के स्टार्ट में, शुरुआत में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। रिएक्टेंट जब बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट खुद ज्यादा है, रिएक्शन बहुत तेजी से हो सकती है। विद टाइम रिएक्टेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा मतलब काइंड ऑफ डाइल्यूट होते जाएगा। अब जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? ये समझ में? रेट मतलब स्पीड। ओके, तो धीरे धीरे ये कम होते जाएगी एंड ये कम होते होते फिर बाद में ऐसे कम 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 एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद कितनी हो जाएगी? समझ पा रहे हो? इसमें कोई भी दिक्कत? तो ये कौन सा ग्राफ है रेड वाला? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। ये समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम क्यों हो रहा है वो समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, लिख दो। नाउ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। नाउ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल में क्या होता है? इनिशियली क्या था? सिर्फ रिएक्टेंट था। तो इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था या बहुत लो था? हाई था। तो वो बहुत तेजी से किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया? प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है? तो लेट अस से कि इनिशियली तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के, 0 थे प्रोडक्ट के। कुछ टाइम के बाद ये कितना हो गया? 90 और 10। नाउ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, P बना, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होना वापस स्टार्ट होगा? ये समझ पा रहे हो? अब यहां पे रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है? रिएक्टेंट ज्यादा है। रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन? समझ में आ रहा है? एंड बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी हो रही है। ये समझ पा रहे हो? छोटा एरो थोड़ी सी हो रही है। फिर बाद में रिएक्टेंट और कम हुआ, 80 20। अब धीरे धीरे कौन से रिएक्शन का रेट बढ़ते जा रहा है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड का कब बढ़ते जा रहा है एंड फॉरवर्ड का धीरे धीरे और कम हो गया। 70 30। किसका रेट बढ़ते जा रहा है? बैकवर्ड का बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? और कम हो गया 65 35। समझ में आ रहा है? किसका रेट बढ़ते जाएगा? अब एक पोजीशन ऐसे आती है जब ये इस कॉन्सेंट्रेशन पहुंच गया, अब एक मॉलिक्यूल A का कन्वर्ट हो रहा है B में एंड उसी टाइम पे एक मॉलिक्यूल B का कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पे बाद में ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो पाएगा क्या? एक 65 से 64 बना तो ये 36 से वापस किस में गया? 35 में। ये इधर से इधर जा रहा था, उसी टाइम पे ये इधर से उधर जा रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? कितने भी टाइम के बाद? अभी अगर मैं 1 साल के बाद भी आ जाऊं तो इसमें कुछ चेंज दिखेगा मुझे, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, बैलेंस स्टेट। अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम होता है। ट्रू और फॉल्स? इधर सेम दिख रहा है क्या? अरे नंबर समझ में आता है ना, 65 35 सेम रहता है? नहीं। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ट्रू और फॉल्स? इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू ना? दिख रहा है सेम? एक इधर गया तो एक उसी टाइम पे उधर गया, मतलब दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ट्रू और फॉल्स? अब अच्छे से सुनना, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and concentration of product becomes constant. True. ये चेंज होगा क्या? अभी ये 65 है, वो कभी 64 या 63 हो पाएगा क्या? कभी बढ़ पाएगा क्या? क्यों? बिकॉज एक यहाँ पे गया तो उसी टाइम पे एक पीछे आया। ये समझ में आ रहा है?
तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, वापस एक बार ट्रू और फॉल्स बताएंगे। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स सेम। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट। ट्रू, सेम भी रहता है और कांस्टेंट भी रहता है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ट्रू, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हिलता नहीं है। वापस एक बार, जब तक आंसर करेक्ट नहीं आते ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब ये एकदम बेसिक चैप्टर का पार्ट है ना, ये बार बार होगा, यूज होते रहेगा, ठीक है। ओके, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। सीक्वेंस याद कर लेता तो लोगों ने फॉल्स ट्रू ट्रू सालो। अब तो वापस, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product becomes constant. At equilibrium rate of forward reaction and backward reaction becomes constant. At equilibrium concentration of reactant is equal to concentration of product. At equilibrium rate of forward reaction and backward reaction is equal. समझ में आ रहा है पक्का, ये भूलोगे नहीं। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, ध्यान दो। अब ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तुम लोग बताओगे तुम मार ही खाओगे। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन बनाते मत बैठना, मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। एंड टाइम, इसका अगर ग्राफ तुम लोगों को ऐसे दे दिया, ये रिवर्सिबल के लिए करेक्ट है क्या? मतलब ये रिएक्टेंट ऐसे 0 एंड ये प्रोडक्ट ऐसे ऊपर, ये करेक्ट है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? अरे क्या ये बढ़ रहा है, ये कम दिख रहा है ना, ऐसे क्या एरो के लिए, ये गलत ग्राफ है। ओके, टाइम 0 से स्टार्ट होता है या तेरा टाइम पीछे से जाता है बे? मतलब मुझे ये बता, उल्टा ये ग्राफ उल्टा जाने के लिए कौन सी टाइम मशीन बनाई है तूने जो तू इधर आगे से पीछे जाएगा? मुझे बता कैसे उल्टा जाएगा ये टाइम का ग्राफ? दांत तोड़ दूंगा मैं दानी। ओके, हाँ, अब ये समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे बताओ, रुको अभी एरो से कोई लोग कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो मुझे बताओ ये ग्राफ करेक्ट है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो सकता है क्या? क्यों नहीं होता? बिकॉज प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाला है। ये समझ पा रहे हो? तो दिस ग्राफ इज रॉन्ग। ओके, अब तो कैसे होगा? रिएक्टेंट ऐसे ऊपर से स्टार्ट होगा, कम कम होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, एंड एक पॉइंट के बाद वो क्या हो गया? कांस्टेंट। एंड फिर बाद में प्रोडक्ट नीचे से स्टार्ट हुआ, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड फिर एक पॉइंट के बाद इट विल बिकम, समझ पा रहे हो? ओके, तो ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट का है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ऐसे कभी पढ़ाया है मैंने? नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर। तो इसको कैसे रीड करने का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट पी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें और एक ग्राफ ऐसे ही आ सकता है, ये वाला करेक्ट है क्या बताओ? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ये वाला करेक्ट है क्या? बताओ, ये वाला करेक्ट है? क्यों? नहीं, उससे कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, मतलब वो इधर एक पॉइंट पे मिल रहे वैसा कुछ नहीं। हाँ, सेम किधर है? क्या सेम है? हाँ, तो अब देखो, तुम्हारे दिमाग में शायद से वो 65 नंबर बैठ गया है। देखो, कुछ रिएक्शन 65 के बाद भी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। लेट अस से कि वो 65 के बाद फिर मतलब A गिविंग अस B, ठीक है। पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर बाद में 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 45 पे आके रुक गया। मतलब ये 90 था तो ये 0 था, ये 90 हुआ तो ये, सॉरी, ये 100 था तो ये 0 था, ये 90 हुआ तो ये कितना होगा? B 10 होगा। ये 80 हुआ तो, 70 हुआ तो, 60 हुआ तो, 50 हुआ तो, एंड 45 हुआ तो 55। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट आधे से ज्यादा कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट आधे से ज्यादा बन सकता है कि नहीं बन सकता? डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। समझ में आ रहा है?
तो ये वाला ग्राफ करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है क्या? इधर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए एक टर्म है, क्या किया मैंने अबे, इसके लिए एक टर्म है, ये दोनों ग्राफ करेक्ट है, बस इनमें डिफरेंस क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलेंगे EOR, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा था, एक्सटेंट मतलब समझ में आ रहा है कितना रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है कि बहुत कम हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 50%, समझ में आ रहा है? ये आधे में भी नहीं पहुंच पा रहा है, ये आधे के ऊपर ही रह रहा है। बट उसी बदले यहाँ पे ये आधे के नीचे जा रहा है क्या? तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? हायर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन 50%। तो ये दोनों ग्राफ्स करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब जरा रेट का ग्राफ बताओ, ये जरा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम। इनिशियली कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड होगी, बराबर। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्यों बे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है? बिकॉज प्रोडक्ट है ही नहीं, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? कम होते जाएगा, तो ये ऐसे कम होते जाएगा। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, रिएक्टेंट कम हो रहा है मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो किस रिएक्शन का रेट बढ़ते जाएगा? ओके, फिर बाद में ये दोनों क्या होंगे? अब आगे, हाँ, एक पॉइंट के बाद जाके ये क्या हो जाएंगे? इक्वल, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक पॉइंट पे आएंगे एंड ऐसे टच करेंगे। अब उसके बाद इन दोनों का रेट क्या हो गया? सेम हो गया। अब दोनों का रेट सेम है मतलब क्या? एक ए अगर बी में कन्वर्ट है तो उसी टाइम पे एक बी ए में कन्वर्ट होगा, वापस रिवर्स में आएगा, सी में नहीं रहा और आगे नहीं जाता, वो पीछे आता है, समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट, सेम हो गए। ओके, एंड इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है? एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हो? ये ऊपर से नीचे आने वाली लाइन जो है वो किसके लिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ओके, तो दिस इज फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड नीचे से ऊपर जाने वाली लाइन बैकवर्ड रिएक्शन। ऊपर वाले में रिवर्सिबल में बैकवर्ड रिएक्शन हो रही थी क्या? नहीं, तो उसका रेट कितना था? 0 था। समझ पा रहे हो? ये तीनों ग्राफ बनाओ। हाँ, मिल सकते हैं, बट ऐसी कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब रहना डिफिकल्ट है, बट मिल सकता है। यस, हाँ, पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो अभी हम लोगों ने लिखा था, मतलब ओरली डिस्कस किया था, लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, अब इक्विलिब्रियम पे जरा बताओ मुझे पहले, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाती है क्या? नहीं रुकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स ऐसे घटिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। वो स्टैटिक नहीं रहता, स्टैटिक मतलब रुक जाता है सब कुछ, डायनेमिक मतलब क्या? कंटिन्यूसली होते रह रहा है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। ओके, तो डायनेमिक का मीनिंग समझ में आ रहा है? चाहिए तो आगे लिख देना, इन कंटिन्यूअस मोशन। इन कंटिन्यूअस मोशन, ब्रैकेट में लिखना इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3,
एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। याद है ये लास्ट लेक्चर में किया था। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या बनता है? 0 बनता है। ठीक है, लिख दो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, at equilibrium concentration of reactant and products, at equilibrium concentration of reactants and products, concentration of reactants and products becomes, क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन? इक्वल नहीं होता, बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, बिकम्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब तुम लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट, और रिएक्शन फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अगर मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं तो वो किस में कन्वर्ट होगा ना? वो किसी भी डायरेक्शन से हम लोग शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय change in pressure, equilibrium can be disturbed by change in pressure, volume can be disturbed by P, पूरा प्रेशर मत लिखते बैठोगे, P, V, volume, T, temperature can be disturbed by pressure, volume, temperature, ठीक है, PVT, and concentration change, and concentration change, ठीक है, कैपिटल T, टेम्परेचर का T कैपिटल रहता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल C। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 ये एक्सप्लेन करना बाकी है। हाँ, पॉइंट नंबर 6 भी है, ये चैप्टर के लास्ट में होगा। ली शैटलेस प्रिंसिपल करके एक है जो हम लोग पढ़ेंगे, तब ये कवर होगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 में अभी एक्सप्लेन करूँगा। कैटलिस्ट increases rate of both forward and backward reactions equally. Catalyst increases rate of forward and backward reactions equally. Rate of forward and backward reaction equally. ठीक है, equally. Hence it does not change position of equilibrium. Hence it does not change position of equilibrium. Does not change position of equilibrium. But it decreases the time required to reach equilibrium. But it decreases the time required to reach equilibrium. ठीक है, अब इसका मीनिंग समझेंगे, ध्यान दो। कोई एक रिएक्शन हो रही है A giving us B and this reaction is reversible. अब ध्यान दो, एरोज, अभी ये एरो मैं इसके बाद नहीं बनाऊंगा, इसके बदले हम लोग ये वाला एरो बनाते हैं, A giving us B and B giving us A। अब ये वाला जो एरो है इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम एरो, इक्विलिब्रियम एरो। ठीक है, अब इसमें और पहले वाले एरो में डिफरेंस क्या है? पहले वाला एरो क्या बता रहा है कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। ये क्या बताता है? रिएक्शन कहाँ पे पहुंच गई है? इक्विलिब्रियम पे। ये समझ में आ रहा है? कोई भी रिएक्शन ऐसे शुरुआत से इक्विलिब्रियम पे रहती है क्या? नहीं, जब शुरू होगी तो एक डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, वो दिखाने के लिए डबल एरोज, एंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है ये दिखाने के लिए ये वाला एरो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, अब इस रिएक्शन के लिए हमारे ग्राफ्स कैसे थे? ग्राफ फॉर रेट
एंड टाइम। ठीक है, कैसा था ग्राफ? ऊपर से एक नीचे आ रहा है, नीचे से एक ऊपर जा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत? हाँ बाय द वे, ये दोनों ऐसे मिड पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसे भी करेक्ट है क्या? नहीं, इक्वल होने से मतलब है, मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा रहे, तो ये करेक्ट है कि नहीं? ये भी करेक्ट है। रेट दोनों के इक्वल होने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ओके, अब यहाँ पे बताओ कौन सी लाइन किसके लिए है? लाल वाली लाइन किसके लिए है? फॉरवर्ड के लिए। ओके, क्यों फॉरवर्ड के लिए? हाँ, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज रिएक्टेंट ही रहता है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन जीरो रहता है बिकॉज प्रोडक्ट रहता ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब कैटलिस्ट, ज़रा कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, मैंने लिख के दिया है। हाँ, इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अरे हाँ, इक्वली। अरे बोलो ना भाई, कुछ तो लिखा हुआ रीड क्या करो ना, मतलब ऐसे ही क्या देखते रहते हो। ओके, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका मीनिंग ध्यान दो। लेट्स से कि ऐसे एक ट्रेन का ट्रैक है, दिख रहा है ट्रेन का ट्रैक, इसके ऊपर ऐसा ट्रेन जा रही है, दिख रही ट्रेन? हंसने का नहीं है, चलो मारूंगा। ठीक है, वंदे भारत है ये। ध्यान दो, ट्रेन के ट्रैक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? एंड ये ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पे आ गई, अब क्या होगा? कोलिजन होगा। इधर वाली ट्रेन जो है वो भाग रही है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, एंड इधर वाली जो है वो भाग रही है, नहीं ये डिफिकल्ट हो जाएगा नंबर, तुम लोगों को इतना आएगा नहीं। तो ये पहले वाली ट्रेन जो है वो भाग रही है 200, नहीं ये भी नहीं जमेगा तुमको, ये भाग रही है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड ये वाली भाग रही है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझ में आ रहा है? ये भी नहीं आएगा। 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, नहीं नहीं ये आ जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड? बताओ अभी, अभी ये नंबर तो इजी, इतने इजी घटिया करके दिए है ना कि ओरली आंसर आ जाएगा। है कौन से रिलेटिव, कौन सी क्या? करो जल्दी सॉल्व, इतना दिमाग लगाने जैसा क्वेश्चन भी नहीं है, बच्चों को आ जाए। कितना? क्या क्या दो? कौन सा दो बे? क्या 2 घंटे 2 मिनट 2? नहीं, गलत है। हाँ करेक्ट है। अरे बताओ बे, क्या 2 या 3 सेकंड्स? वाह बेटा, 2 या 3 सेकंड्स। ऐसे एग्जाम में आंसर लेते हो फिजिक्स में। 1D मोशन पढ़ा है ना बे? हाँ, दिख रहा है कितना पढ़ा है। ओके, बाकी लोग आ रहा है क्या किसी का आंसर? तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है क्या? मतलब केमिस्ट्री भी नहीं, मैथ्स भी नहीं, फिजिक्स भी नहीं, कुछ नहीं आता? गधे हैं हम लोग। 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये सॉल्व करने नहीं आता क्या? इन दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो ऐड होंगी, सेम डायरेक्शन में रहती है तो सबट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन अपने को आता ही नहीं है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? 50 एंड 150 कितना होगा? 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1000 मीटर। तो 1000 अपन 200 करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड्स में होगा भाई 1000 अपन 200? 5 सेकंड्स में होगा। समझ में आ रहा है? तो दे विल कोलाइड आफ्टर 5 सेकंड्स। ओके, एट व्हाट पॉइंट? अरे मतलब चलो, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेन ए। ठीक है, ट्रेन ए से कितने डिस्टेंस पे वो कोलाइड होगा? 250 मीटर पे। 5 सेकंड में ये 50 मीटर के हिसाब से मतलब 250 मीटर चलेगी।
तो ये इधर पे कोलाइड होंगे, ऐसे पकड़ लेते हैं, समझे? दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कोलिजन। अब मैंने इनके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, कोयला भरा, कोल, ठीक है, तेजी से भागेंगे ना अभी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? इंक्रीजेस रेट ऑफ, मारूंगा साले, लिख के दिया हुआ है, ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं बोलने का। हाँ, इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली, बराबर। अब ये इक्वली बढ़ाएगा, तो इसने दोनों का रिएक्शन का रेट कर दिया, मतलब स्पीड कर दी डबल। तो ये अभी नहीं, इसकी नई स्पीड कितनी हो गई? इसकी नई स्पीड कितनी हो गई? नाउ दे विल कोलाइड आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स? 2.5 सेकेंड्स के बाद कोलाइड होंगे। कहां पे कोलाइड होंगे? कोलिजन फ्रॉम ए, कहां पे होगा? 250 मीटर पे ही होगा। ये समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट ऐड करने से दोनों की स्पीड बढ़ गई, बट कैसे बढ़ी? इक्वली बढ़ी ना भाई। तो कोलिजन का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? बट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दैट पोजीशन विल बी डिफरेंट, हायर और शॉर्टर। ये समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, जिससे कम टाइम लगता है, बट पोजीशन जहां पे वो दोनों मिलेंगे वो क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ये दोनों रिएक्शन एकदम तेजी से कम होंगी, मतलब फास्ट होंगी। तो ये एकदम फास्ट ऐसा नीचे आएगा, ये एकदम फास्ट ऐसा ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है? बट ये जहां पे एक दूसरे से मिलेंगे वो पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या फालतूगिरी चल रही है, फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, इतना थियरी, बट इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई। इसके पहले मैंने थियरी कैसे कुछ पढ़ाता हूँ क्या मैं कभी? क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, घटिया ऐसे ही सिंपल, बट वो अगर तुम खुद से करने जाओगे ना, बुक भी रीड करोगे, बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ही समझ लो। तो दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, ये एक इक्विलिब्रियम का टाइम है एंड ये दूसरा इक्विलिब्रियम का टाइम है, समझ में आ रहा है? टी इक्विलिब्रियम डैश बोल देते हैं, विच वन इज विद कैटलिस्ट? टी इक्विलिब्रियम डैश, समझ में आ रहा है? दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। चलो लिख दो। ओके, नेक्स्ट अब लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो लिखना स्टार्ट करो। इसमें इक्विलिब्रियम दो टाइप का रहता है, एक रहता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड दूसरा रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखो फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जिसमें लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब ध्यान दो इसका एग्जाम्पल। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर लिड लगाई हुई है एंड इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, इनिशियली कंटेनर के ऊपर था वैक्यूम। वैक्यूम था मतलब प्रेशर कितना था? 0। अब ऊपर कुछ भी नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा? बोले बे, अरे ऊपर कुछ है क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। क्या होगा सालो? पानी पड़े पड़े उड़ता है, उड़ना स्टार्ट होगा। तो ये ऐसे उड़ना स्टार्ट हुआ। क्यों उड़ रहा है? बिकॉज ऊपर कुछ है क्या?
तो ऊपर स्पेस पकड़नी पड़ेगी, तो फटफट वो ऊपर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? बिकॉज स्पेस कम हो रहा है, ऊपर पहले खाली जगह थी, खाली जगह है तो वो खाली जगह ऑक्यूपाई हो रही है, बट फिर बाद में एक टाइम के बाद ये स्पेस कम होने लग गई तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन का रेट कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? इनिशियली इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट था, फिर बाद में धीरे धीरे ये इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया, कम हो गया। समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? अब ऊपर जैसे जैसे वेपर्स आना स्टार्ट होंगे, वेपर्स वापस क्या करेंगे, हाँ वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में धीरे धीरे ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे आएगा। बट इनिशियली इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो रहा था, और इनिशियली कुछ था क्या बे? नहीं, तो कंडेंसेशन बहुत फास्ट हो गया, स्लो होगा? स्लो। अरे इनिशियली कुछ था ही नहीं ना, तो कंडेंसेशन क्या था, स्लो था। फिर बाद में एक पॉइंट आया जब यहां से अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो उसी टाइम पे एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या थी, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन? इवेपोरेशन, ये उड़ रहा था। एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? अब इनिशियली प्रेशर कितना था, 0 था। धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वेपर्स आ रहे हैं ना बे। फिर बाद में इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये? पक्का? ओके। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ, ध्यान दो, पहले तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? देखो भाई, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है? अब इनिशियली कौन सा रेट फास्ट था, रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से, एंड फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। एंड इनिशियली कौन सा रेट 0 था, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन? कंडेंसेशन 0 था, बिकॉज कुछ था ही नहीं ना भाई कंडेंस होने के लिए, तो कंडेंसेशन का रेट 0 था। एंड वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर जिस मोमेंट पे ये दोनों मिल जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसमें कोई भी दिक्कत? अब दूसरा, प्रेशर वर्सेस टाइम, ठीक है? प्रेशर वर्सेस टाइम। इनिशियली प्रेशर कितना था, 0 था। फिर बाद में प्रेशर बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर बाद में प्रेशर का ये इंक्रीज, ध्यान दो, पहले तो प्रेशर बहुत धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा था, ये ऐसे ही बढ़ते ही रहेगा क्या, नहीं, तो इसके इंक्रीज का रेट धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। समझे? एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, समझे कुछ? पक्का? तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये कांस्टेंट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर। समझ में आ रहा है? एंड दिस इक्विलिब्रियम प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे, ये समझ पा रहे हो? तो वेपर प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर ऑफ वेपर या प्रेशर ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम, कौन सा करेक्ट है, एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर से वेपर का प्रेशर रहता है क्या, नहीं, प्रेशर ऑफ वेपर एक्सर्टेड एट इक्विलिब्रियम। समझे? ओके। तो ये दोनों ग्राफ में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इधर नाम लिख देना बे। ये ऊपर वाला रेड वाला ग्राफ कौन सा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन, बराबर। एंड नीचे वाला ग्राफ किसका था, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है? लिख दो। चलो नेक्स्ट, अब लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान दो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पहले से देखे हो चुके हैं, ग्राफ्स भी हम लोगों ने बना लिए। मैं एक रिएक्शन बता रहा हूँ, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2, नहीं रुको, 2NO2 गैस गिविंग अस
N2O4 गैस, ठीक है. व्हाट इज द कलर ऑफ N2O4? अच्छा नहीं पता. व्हाट इज द कलर ऑफ NO2? NO2 का कलर, ओके मैं बताता हूँ. ब्राउन कलर रहता है. क्या कलर रहता है? ब्राउन, ठीक है. एंड N2O4 इज कलरलेस. समझ में आ रहा है? ओके. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है, इफ द रिएक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम NO2 विद ब्राउन कलर, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, the vessel becomes colorless, it remains brown, it becomes light brown. कौन सा करेक्ट आंसर है? लाइट ब्राउन. समझ में आ रहा है? मतलब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होगी, जीरो होगी क्या? कलरलेस होगी क्या? नहीं. क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब ये रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. ये समझ पा रहे हो? इसकी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं हम लोगों को. पक्का? ओके. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है. लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है. लॉ ऑफ मास एक्शन. अब इसमें लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो. बताओ. ओके. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is directly proportional to, rate of forward reaction is directly proportional to product of, is directly proportional to product of active masses of reactants, product of active masses of reactants, and rate of backward reaction, is directly proportional to, आज सेकेंड लेक्चर किसका है? is directly proportional to, rate of backward reaction is directly proportional to product of, is directly proportional to product of active masses of products, is directly proportional to product of active masses of products. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें कोई एक रिएक्शन हो रही है, A plus B giving us C plus D, ठीक है. एंड देयर इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. बराबर. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? A एंड B के ऊपर या C और D के ऊपर? A एंड B के ऊपर. ये हम लोग पहले से मतलब देखते आ रहे हैं. एंड बैकवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये समझ में आ रहा है. अब इसमें एक नया वर्ड आ गया है. क्या है आया है नया वर्ड? एक्टिव मासेस. बराबर है. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मासेस? तो इट्स मीनिंग इज कॉन्सेंट्रेशन. क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन. सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो अब जरा एक बार लॉ पढ़ो और मुझे बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स. बराबर. एंड एक्टिव मास मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन. तो इट डिपेंड्स ऑन concentration of reactant, which is concentration of A,
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। एनी डाउट? पक्का। अब प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। तो यूजिंग कांस्टेंट KF, समझ में आ रहा है? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, चलेगा? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A इंटू बी। एंड दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दिख रहा है? ओके तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ रहा है? अब इसका प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? KB C इंटू D। ये समझ में आ रहा है? अभी रेट के कांस्टेंट्स है, K एंड B आर रेट कांस्टेंट्स, तो समझ में आ रहा है? कांस्टेंट फॉर रेट, तो KF इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट ऑफ forward reaction, and RB is called as rate constant of backward reaction. Any doubt? अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ? एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस? जल्दी, एट इक्विलिब्रियम। हाँ क्या? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे देखो ना, मतलब ऐसे कुछ तो देखो। चलो पेजेस टर्न करो। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड इधर से हम लोगों को क्या पता चलेगा? KF A इंटू B इज इक्वल टू KB C इंटू D। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके तो अब दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मिलेगा KF रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन KB रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ रहा है? C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसमें कोई दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? ओके अब दो कांस्टेंट्स का रेशियो एक क्या देगा? नया कांस्टेंट देगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस नए कांस्टेंट को बोलते हैं लेट KF बाय KB B के इक्विलिब्रियम। डिफरेंस समझो भाई, मैंने KF और KB के लिए स्मॉल के यूज किया कि कैपिटल के? स्मॉल के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैपिटल की। समझ में आ रहा है? के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही ले रहे हैं ना ये। तो एट इक्विलिब्रियम फॉर्मूला फॉर के इक्विलिब्रियम बिकम्स C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसमें कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम? जल्दी लिखो, कंप्लीट करो इसे। चलो अब देखो, ध्यान देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ रिएक्शन लाइक दिस इज गिवन? जरा तुम लोग बताना, अगर ऐसे कोई रिएक्शन आ जाए 2A प्लस B गिविंग अस C प्लस D। अभी के लिए मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, एक ही मतलब चेंज किया मैंने। A पहले क्या था? A प्लस B गिविंग अस C प्लस D। अब क्या किया मैंने? 2A किया, ठीक है? अब 2A करते ही क्या चेंज होगा? ध्यान दो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखे? A के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू A लिख सकते हैं ऐसा। ओके अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 इंटू A नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? सब जन कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? A प्लस A प्लस B गिविंग अस बाय द वे C प्लस B। रिवर्सिबल एरो, हर जगह पे रिवर्सिबल एरो रहना चाहिए। मैं अगर बनाना भूल जाऊँ तो तुम लोग याद दिलाना। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? ये नीचे वाले रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अब इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखो बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू, ये समझ में आ रहा है? तो अभी A इंटू A क्या बनेगा? A स्क्वायर बनेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 2 टाइम्स A लिखेंगे या A स्क्वायर लिखेंगे? तो KF
ए स्क्वायर इंटू बी ऐसे लिखना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्या होगा, वो वापस नीचे भी मल्टीप्लाई होगा या पावर में जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी वो पहले एक क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी एक रैंडम रिएक्शन देंगे एंड इसके लिए तुम लोगों को के इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम लोगों को के इक्विलिब्रियम अगर लिखना है, ध्यान दो, के इक्विलिब्रियम देखो जरा, के इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में ऊपर क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, नीचे क्या है, रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से इस रिएक्शन के लिए बताओ रे, C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एनी डाउट, पक्का। तो इन जनरल अगर तुम लोगों को ये रिएक्शन दी, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, एंड इसके लिए तुम लोगों को डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम, जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें डिवाइड करना था 1/3 एंड ऑल से, तो वैसे अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिया तो तुम लोग के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ। पहले क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो बे, C ऊपर प्रोडक्ट रहता है, भूलो मत, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू, ओके, इनटू अपॉन इनटू, ये कुछ समझ पा रहे हो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो कर पाओगे ना, ओके। ये लिखो, फिर बाद में हम लोग और आगे जरा देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज, जल्दी लिखो। लेक्चर 10:30 तक है ना, आज दूसरे किसी बैच का लेक्चर नहीं है क्या, रूबी वूबी, कोई भानु सर, रोशन सर, इनका, इनमें से किसी का लेक्चर नहीं है? हाँ, भानु सर गाँव गए हैं। कहाँ पे हो? अच्छा, और कितने बजे तक हो? यहाँ पे आज लेक्चर है क्या? मलाड, ओके, तो निकल रहे हो? अच्छा ओके, मतलब अभी विले पार्ले वेस्ट में ही हो? अच्छा, लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, चलो फिर आज मतलब मिल रहे नहीं हो ना, ओके चलो बाय। चलो हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अब ध्यान दो, इसके बाद एक्टिव मासेस एक्चुअली क्या रहता है। एक्टिव मास सबसे सिंपल पहले कैटेगरी हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई रिएक्शन दी हो, A moles of A प्लस B moles of B गिविंग अस C moles of C प्लस D moles of D, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग लिख सकते हो Kc, क्या बोलने का, Kc, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसके लिए इक्वेशन कैसे आएगी, C रेस टू C इंटू D रेस टू D अपॉन A रेस टू A अपॉन A रेस टू A इंटू B रेस टू B, ठीक है। अब उसी बदले दूसरा आ सकता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर अभी के लिए समझ के रखो, पार्शियल प्रेशर का मीनिंग बाद में बता दूंगा। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये रहती है कि A मोल्स ऑफ A गैस प्लस B मोल्स ऑफ B गैस गिविंग अस C मोल्स ऑफ C गैस प्लस D मोल्स ऑफ D गैस। अगेन मैं रिवर्सिबल एरो लिखना भूल रहा हूँ कोई कई जगहों पे, तुम लोग मत मिस्टेक करना ही है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल बना लो, मैंने सिंगल हेडेड एरो बनाया था। अब गैस रहेगी तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना इजी है कि प्रेशर निकालना, प्रेशर। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Kc के बदले क्या आएगा, Kp, समझ में आ रहा है। एंड इक्वेशन क्या बनेगी,
partial pressure of C raised to C, partial pressure of D raised to D upon partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसी तरीके से तीसरा एक टाइप रह सकता है मोल फ्रैक्शन. सबको मोल फ्रैक्शन पता है क्या रहता है? ठीक है. अब मोल फ्रैक्शन अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं के शाय. इसका सिंबल शाय रहता है. ठीक है. एंड इसके लिए फॉर्मूला बनता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू बी. ठीक है. तो ये एक हो गया मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, ये हो गया पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में. अब ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर फोर्थ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, अगर मैं तुम लोगों को एक गिलास पानी दूं, ठीक है, प्योर वाटर, एंड मैं पूछूं इस पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो क्या बोलोगे? पानी का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल, वो एसिडिक बेसिक नहीं पूछा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है. ओके चलो, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कब मेजर करते हैं वो बताता हूँ. मैंने पानी के अंदर ऐड किया नमक, सॉरी, ठीक है, तो उठा था मैंने पानी के अंदर नमक ऐड किया. अब नमक ऐड करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि पानी के अंदर नमक है. अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो कम नमक रहेगा, या फिर अगर कम रहेगा तो हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट है, अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बोलते हैं. तो पानी के अंदर कुछ तो ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन मेजर होगा. सिर्फ प्योर वाटर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे? फिर 0 नहीं बोलेंगे, 1 या फिर 100%. अरे 100% वाटर ना बे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना लेते हैं? 1. या फिर मैं अगर सिर्फ नमक दे दूं तुम लोगों को, पानी के अंदर ऐड किया है क्या? नहीं, तो सिर्फ नमक रहेगा तो उस नमक का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे? 100%. या फिर समझ में आ रहा है? तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू, समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? ओके. तो यहाँ पे एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 1, इनके लिए 1 लेते हैं. ठीक है, चलो लिखो जल्दी. अब तुम लोग थोड़े से इक्वेशन सॉल्व करने वाले हो. राइट Kc एंड Kp एक्सप्रेशन. चलो पहले दो तुम लोग मुझे हेल्प करो, ओरली बताओ क्या लिखोगे. तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस. ठीक है. अब इसके लिए तुम लोग Kc क्या लिखोगे? Kc बताओ पहले क्या लिखने का Kc में? ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है. क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट क्या है? NH3. ओके, तो क्या लिखूं? NH3 स्क्वायर रेज टू 2 अपॉन N2 इंटू H2 ओके. अब इसका अगर मुझे Kp लिखना है तो Kp क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू 2, अरे बोलो बे, इंटू प्रेशर ऑफ, सॉरी, अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब. समझे? ओके. और एक इक्वेशन ध्यान दो. CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 गैस. अब मुझे बताओ यहाँ पे Kc क्या लिखूं? हाँ, CaO. ओके, concentration of CaO into concentration of CO2 upon CaCO3. ओके, बताओ क्या वैल्यू आएगी? CaO, अब मतलब क्या वैल्यू, मतलब CaO कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में है. सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेने का बोला है? 1. तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1. तो यहाँ पे Kc की इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी?
हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, समझे। अब दूसरी बात, गैस का प्रेशर रहता है बट सॉलिड्स का प्रेशर रहता है क्या? तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ CaO लिखना ही गलत है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ Kp क्या लिखोगे, Kp प्रेशर ऑफ CO2, खत्म, समझे क्या? ओके नेक्स्ट। अब थोड़े से इक्वेशन दे रहा हूँ, वो तुम लोग खुद से सॉल्व करो। H2O liquid giving us H2O gas, PCl3 gas plus Cl2 gas giving us PCl5 gas, N2O4 gas giving us 2NO2 gas, NH2 dash C double bond O dash O, NH4 O minus NH4 plus giving us 2NH3 gas plus CO2 gas, ठीक है, एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। बस हो गया, आई गेस इतने, करो इनको सॉल्व जल्दी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें किसी में दिक्कत? देखो पहले वाले में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O गैस एंड प्रेशर ऑफ H2O गैस, समझ में आ रहा है। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2O गैस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे इतना सिर्फ एडिशन कर देना। देखो तो तुम लोगों ने कैसे लिखा होगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O गैस, समझ में आ रहा है, एंड प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या आया होगा, PCl5 अपॉन PCl3 इंटू Cl2, दोनों जगह पे। यहाँ पे NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4 एंड वहाँ पे प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4। नीचे वाले में NH3 का स्क्वायर इंटू CO2, दूसरे साइड पे भी सेम टू सेम। यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, 1, प्रेशर तो रहता ही नहीं है, नो डाउट। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc लिखो। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। अब देखो मैं Kp एंड Kc के बीच के रिलेशन, तो ये एक रिएक्शन है, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D, ठीक है। अब इसके लिए Kp एंड Kc लिखो भाई जल्दी जल्दी। Kc की इक्वेशन लिखो एंड Kp की इक्वेशन लिखो, चलो ठीक है। तो Kc की इक्वेशन क्या आएगी, C raised to C into D raised to D upon A raised to A upon into B raised to B, okay। एंड सेम वे यहाँ पे प्रेशर ऑफ C रेस टू C, प्रेशर ऑफ B रेस टू D अपॉन प्रेशर ऑफ A रेस टू A, प्रेशर ऑफ B रेस टू B। अब ध्यान दो, फॉर A, हम लोग A के लिए कर रहे हैं, फॉर A वी कैन राइट डाउन दैट PA इंटू V इज इक्वल टू NA RT। ये समझ पा रहे हो, PV इज इक्वल टू NRT। तो A के लिए मैंने क्या लिखा, PA इंटू V इज इक्वल टू NA अपॉन RT। किसको ये डाउट है क्या कि वॉल्यूम को VA क्यों नहीं लिखा, वॉल्यूम को भी VA लिख सकते थे ना, तो ऐसा क्यों नहीं। तो देखो ये पूरी रिएक्शन जो है वो एक डब्बे में हो रही है, एक कंटेनर के अंदर हो रही है, एंड कंटेनर का वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा सब गैसेस के लिए। तो सारे गैस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एंड सबका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो PA इज इक्वल टू NA बाई V RT। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या बनता है बे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी विच इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, समझ पा रहे हो। तो वी कैन राइट दैट PA इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, ये समझे। अब इसी की तरह B के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT, चाहिए तो लिख देना सिमिलरली।
Similarly, PB is equal to concentration of BRT, PC is equal to concentration of CRT, and PD is equal to concentration of DRT. समझे? Now substituting all these values for PC, PD, ठीक है? तो अगर ये सारी वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा? Kp is equal to concentration of CRT raised to C, concentration of DRT raised to D, concentration of ART raised to A, and concentration of BRT raised to B. ये समझ में आ रहा है? ब्रैकेट्स को अगर मैं ओपन करूंगा तो C raised to C into D raised to D upon A raised to A and B raised to B वो आ जाएगा. ये समझ पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे Kp is equal to, देखो, A raised to A raised to A, B raised to B upon C raised to C and D raised to D. अब मुझे बताओ RT का क्या होगा? RT पहले RT raised to C है into RT raised to D है, वो क्या बनेगा? RT raised to ओके C प्लस D अपॉन नीचे क्या है? RT raised to, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? RT raised to C प्लस D माइनस, ये समझ में आता है? अब मुझे बताओ A raised to A, B raised to B, C raised to C, D raised to D, वो क्या बनता है? Kc. तो ये क्या बन रहा है? Kp is equal to Kc into RT raised to C plus D माइनस A plus B बराबर. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C plus D क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. A एंड B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला है? हाँ बोलो. ओके, RT raised to डेल्टा Mg, क्या बोलते हैं इसको? RT raised to डेल्टा Mg. कुछ समझ पा रहे हो? लिख दो ये, चलो.